हेलो मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्ती में हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। क्या है ना कि किसी एक एटम में हम क्या करते हैं, उस एटम में हमारा जो प्रोटॉन है उसके मास को डबल कर देते हैं, आधा कर देते हैं, न्यूट्रॉन को मास को बढ़ा देते हैं। तो वहाँ पर क्या उसका जो एटॉमिक मास है उसमें कुछ अंतर होगा, यानी एटॉमिक मास उसका बढ़ेगा कि घटेगा, वही के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जहाँ ये क्या कह रहा है कि इफ़ ऑक्सीजन 16 मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल्ड, यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का दो आइसोटोप्स होता है, ऑक्सीजन 16 और एक ऑक्सीजन 18 शायद, हाँ, यानी एक ऑक्सीजन का मास 16 और एक ऑक्सीजन का मास 18 होता है। वो इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। वो सारा हम देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ आने वाला है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले। तो ये ऑक्सीजन में जो है 16 इसका मास है और उसमें प्रोटॉन भी 16 होंगे, वो सारा देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन 16 का जो एक एटम है उसका जो मास है, प्रोटॉन का मास, वो डबल कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें जो उस एटम में, यानी ऑक्सीजन के इस एटम में का जो मास है न्यूट्रॉन का, वो 1/4 कर दिया जाता है। समझिएगा क्वेश्चन को। तो और उसमें क्या है, उस एटम में उस ऑक्सीजन के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रखा जाता है, यानी बढ़ा नहीं, एकदम कांस्टेंट है, ना इधर ना उधर, एकदम कांस्टेंट। तो वैसे भी जानते हो ना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, बहुत माइनर सा वो वेट होता है, उसका मास होता है। उसके बाद कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट परसेंट चेंज इन एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास में क्या परसेंटेज चेंज होगा, या एटॉमिक मास उसका बढ़ेगा कि उसका एटॉमिक मास घटेगा, उसका परसेंटेज निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 और यहाँ पर 8, यानी 16 यहाँ पर ऊपर जानते हो ना, ये हमारा ऊपर वाला जो है एटॉमिक मास होता है बच्चों, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? ए के, यानी एटॉमिक मास को ए से दिखाते हैं। और ए कैसे निकालते हैं भाई? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी उस एटम में, जिस एटम का एटॉमिक मास हम लोग निकाल रहे हैं, उस एटम में कितना प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन का कितना मास है, और उसी चीज में न्यूट्रॉन कितना है और उस न्यूट्रॉन का कितना मास है, इसी से निकलता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं और जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे कहने का मतलब, जेड का मतलब हुआ, यानी एटॉमिक नंबर को, नीचे वाला को एटॉमिक नंबर ही तो बोलते हैं, जिसको जेड से दिखाते हैं। और जेड किसके इक्वल होता है, यानी किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एटम में प्रेजेंट कितना प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करता है। यानी मान के चलिए, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा और 1 ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, यानी जेड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको एकदम समझना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो केस देख रहे हैं आप, ये केस कैसा है? आइडियल केस है। दिस इज कॉल्ड आइडियल केस। ये हमारा आइडियल केस होता है बच्चों। अब आइडियल केस में हमारा जो एटॉमिक मास दिख रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे वो कितना दिख रहा है? 16 AMU। आइडियल केस में दिख रहा है। अब हम हाइपोथेटिकल केस में निकाल रहे हैं। हाइपोथेटिकल केस में इसका मास क्या होगा? तो यहाँ पे लगाइएगा हाइपोथेटिकल केस, हाइपोथेटिकल केस में इसका क्या मास होगा बच्चों, वही देखते हैं। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 16 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, जेड किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे। अगर प्रोटॉन का बात करें तो एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो उस प्रोटॉन भी 8 हो जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो न्यूट्रॉन किस पर डिपेंड करता है? A माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? तो इधर हम कर लेते हैं 16 है, और 16 में से माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर को 8, यानी किसके इक्वल हो गया? 8। यानी न्यूट्रॉन कितना है? 8 न्यूट्रॉन है यहाँ पर। ये सारा चीज़ हम यहाँ पर देख लिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। हाइपोथेटिकल केस हम इसका लेते हैं। अब हाइपोथेटिकल केस में क्या कह रहा है कि अगर हम प्रोटॉन का मास को डबल कर दे बाबू, डबल कर दे, तो ये एक प्रोटॉन का मास, या डायरेक्ट आप लिखिएगा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन
इन AMU, इन AMU। एक प्रोटॉन का मास AMU में क्या होता था बाबू? वैसे तो होता था 1.007, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको किसके इक्वल मानते हैं? 1 AMU के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर 1 AMU लिख दीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में वैल्यू हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर कितना प्रोटॉन है? देखिए प्रोटॉन कितना है, 8 प्रोटॉन है। क्या हो जाएगा? मास ऑफ 8 प्रोटॉन इन AMU क्या हो जाएगा? 8 × 1 = 8 AMU हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़ आपको समझना चाहिए। अब प्रोटॉन देख लिए। अब क्या कर रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1/4। अब जितना भी न्यूट्रॉन होगा ना उसका मास 1/4 कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है? 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन बराबर, देखो 1 न्यूट्रॉन को भी अगर AMU में आप ले जाओगे, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इन AMU, तो देखिए न्यूट्रॉन यानी एक न्यूट्रॉन का जो मास है अगर AMU में ले जाओ तो वो लगभग 1.008 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 AMU बराबर, सॉरी न्यूट्रॉन का मास यानी 1 न्यूट्रॉन का मास, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 AMU के। तो इसको भी 1 AMU लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इन AMU = 1 AMU, ठीक है। तो अगर 8 है, कितना न्यूट्रॉन है? 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बराबर कितना आ जाएगा? इसका भी 8 AMU आ जाएगा। अब कह क्या रहा है? अब कह रहा है कि प्रोटॉन के मास को अगर आप डबल कर देते हैं तो व्हेन मास ऑफ प्रोटॉन विल बी डबल्ड। अगर प्रोटॉन का मास डबल हो जाए तो क्या होगा? तो प्रोटॉन का मास है कितना? 8, और 8 को 2 से गुना कर दो, इतना AMU बराबर 16 AMU आ गया। कितना आ गया? 16 AMU। तो पहले इतना नोट कर लो, इधर अब हमको मिटाना पड़ेगा तभी होगा काम। पहले ऊपर वाला नोट कर लो, तो आप पहले हम मिटा देते हैं, जल्दी से नोट करो पहले आप। चले बाबू, इसको ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटाएंगे तभी तो बनेगा हमारा, ठीक है। ये सारा केस आपको याद है ना? हाँ याद रखिएगा, तभी होगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो मज़ा आ जाता ना। ऐसे करते उसका स्लैब बनाया रहता, ऐसे से करते, वो मिटता भी नहीं, वो पीछे वाला भी आ जाता। खैर छोड़िए। तो ये मास को हम डबल किए। व्हेन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल। अब न्यूट्रॉन के मास को अगर डबल करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन का मास कितना था बाबू? पीछे हम देखे थे ना, यहाँ पे देखिए 8 है, और न्यूट्रॉन का मास को डबल नहीं कह रहा है कहने के लिए, हाफ कह रहा है, 1/4 कह रहा है, सॉरी हाफ भी नहीं कह रहा, 1/4 कह रहा है। तो क्या करेंगे? न्यूट्रॉन है कितना? वैसे न्यूट्रॉन है कितना? 8 है, और उसको 1/4 कर दो। इसे कट करो तो 2 बार में कट होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 AMU हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं ना कि एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है। एटॉमिक मास डायरेक्ट आप कह लो, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। A किस पर डिपेंड करता है? किस पे? प्रोटॉन पे और प्लस न्यूट्रॉन पे। तो एटॉमिक मास अब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का मास अब कितना हो गया था हाइपोथेटिकल केस में? 16 AMU। देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 16 AMU, और प्लस में न्यूट्रॉन का मास अभी क्या निकाले हैं? 2 AMU। तो ये एटॉमिक मास, अब नया एटॉमिक मास कितना आ गया? 18 AMU। हालांकि ये हाइपोथेटिकल केस में ही हो सकता है, रियल में तो होगा नहीं, हाइपोथेटिकल केस है। 18 AMU आ गया। अब इसका क्या करा? इतना आ गया। अब क्या रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज भी निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि परसेंटेज चेंज इसमें ही आ जाए। अब परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज अगर निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा M, यानी उन दोनों, यानी वो पहला आइडियल वाला केस और हमारा जो रियल वाला आइडियल वाला केस और जो हाइपोथेटिकल केस आया है, उस दोनों में मास का क्या अंतर है। तो डिफरेंस निकाल रहे ना दोनों मास के बीच का, तो डेल्टा M बाय क्या हो जाएगा? MI, यानी MI मतलब मास जो है हमारा, जो पहले वाला जो था आइडियल वाला मास वो, और हम कर रहे हैं, अब जानते हो आपकी, हम अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फार्मूला है। तो कैसे निकले? वाला जो हाइपोथेटिकल मास था, यानी हाइपोथेटिकल जो मास आया है वो कितना आया है? वो 18 आया है, और जो पहले वाला मास था यानी आइडियल मास था वो कितना आया था? 16 आया था। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर 16 है तो 16 ही होगा, बट्टे में M आइडियल तो 16 ही होगा, जो पहले आइडियल था। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? 18 में 16 जाएगा, 2/16 × 100
इसको करोगे तो 200/16 और इसको कट करोगे तो लगभग 12.5% आएगा आंसर। तो यानी 12.5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी अगर आप देखो हमारा जो हाइपोथेटिकल केस आया एटॉमिक मास का वो 18 AMU आया, और जो पहले वाला केस था यानी जो आइडियल केस था उसमें 16 था। आइडियल केस में क्या हमारा एटॉमिक मास था 16 AMU, वो तो देख के ही बता दिए थे 16 AMU, और यहाँ पर 18 AMU आया है हाइपोथेटिकल में, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर मास जो है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे कि 12.5% से क्या हुआ है, मास इंक्रीज किया है हाइपोथेटिकल केस में। तो ये क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है। आई थिंक मज़ा आया होगा बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को छाप ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। देखिए बाबू, एक और क्वेश्चन हम आपको लेके समझा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ इन नाइट्रोजन 14 एटम मास ऑफ एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, यानी नाइट्रोजन 14 एक एटम है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो डबल कर दिया गया है, एंड मास ऑफ एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन इज हाफ, और उसमें जो प्रोटॉन होंगे उनका मास जो है हाफ कर दिया, आधा कर दिया है। और कह रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, यानी उसमें जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बच्चों उसका मास क्या कह रहा है, उसका मास कांस्टेंट रखा है, एकदम कांस्टेंट, वो बढ़ नहीं रहा। तो बताना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में बढ़ोतरी होगी कि घटोतरी होगी, परसेंटेज चेंज बताना है इसमें, ठीक है, एटॉमिक मास बढ़ेगा कि घटेगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आइडियल केस बनेगा, आइडियल केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है। तो एटॉमिक मास, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है Z, सॉरी ए Z, तो ये हो गया ना, Z ये हो गया नीचे वाला। एटॉमिक मास जो है कितना है, 14 है, और ये जो 14 है ये कैसे निकलता है, मास ऑफ, यानी डायरेक्ट कह लो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है वो सारे प्रोटॉन का मास, और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी उस एटम में कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो सारे न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। यानी हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जितना वजन होगा, जितना वेट होगा, उस पर निर्भर करता है इस एटॉमिक मास, यानी ये जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है इन दोनों पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करेगा, डिपेंडेंट रहेगा। अब यहाँ पे Z का मतलब होता है क्या, एटॉमिक नंबर, तो Z यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर Z 7 है, तो प्रोटॉन, अब Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। यानी Z जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होगा, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन जो है Z के इक्वल होगा, Z इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के, और प्रोटॉन Z के, और Z प्रोटॉन के। समझिए इस बात को, घुमा दिए पूरी बात को। तो ये बात याद रखिएगा। अगर इस केस में यानी आइडियल केस में अगर हम बात करें प्रोटॉन कितना है, तो वो कितना है भाई, प्रोटॉन कितना है, देखिए एटॉमिक नंबर 7 है, तो अगर Z बराबर P प्लस या Z बराबर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन बराबर Z है। तो अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 प्रोटॉन होगा, जाहिर सी बात है 7 प्रोटॉन होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितना है, डेफिनेटली अगर ई माने इलेक्ट्रॉन बराबर Z है तो Z बराबर इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 प्रोटॉन, 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है A माइनस Z, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो कैसे, एटॉमिक मास कितना है भाई, ये नाइट्रोजन का 14 है, 14 में से 7 माइनस कर दो, यानी Z क्या है, 7 है, तो 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए ये आइडियल केस था, आइडियल केस में हमारा मास कितना था, एटॉमिक मास कितना है, अब तो दिख ही रहा है, यहाँ पे 14 है, डायरेक्ट 14 AMU लिख दो आप, 14 AMU। आइडियल केस में एटॉमिक मास जो है वो 14 AMU है। अब हमको हाइपोथेटिकल केस में क्या कह रहा है, हाइपोथेटिकल केस में कहता है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या कर रहा है, वो डबल कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को मास को डबल कर दिया गया है, और प्रोटॉन के मास को हाफ कर दिया गया है, और हमारा जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन का जो मास है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा, वो कांस्टेंट है। तो आइए, हमको पता है ना, हाइपोथेटिकल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइपोथेटिकल केस,
हाइपोथेटिकल केस क्या है देखिएगा। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल केस क्या बनता है, क्या कह रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को डबल कर देना है। इलेक्ट्रॉन का जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन का मास को डबल करना है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है भाई इसमें, यानी आइडियल केस में इलेक्ट्रॉन कितना था, देखिए 7 था ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है एएमयू में, एक इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में कितना होता है, 0.000548 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप कह रहा है इसको दुगुना कर दो, डबल कर दो। अब इसको डबल करेंगे ना, इतना माइनर सा ये वेट है, इतना माइनर सा वजन है कि इस इलेक्ट्रॉन के वजन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, हमको करना ही पड़ेगा नेगलेक्ट। बहुत माइनर सा मास होता है, इसी के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल हम मान सकते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन के प्रोटॉन का जो मास होता है एएमयू में वो क्या होता है, 1.007 होता है। इसको भी अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं किसके इक्वल, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU के इक्वल मान सकते हैं। अब 1 AMU, अब है कितना प्रोटॉन भाई, यहाँ पे देखिए 7 प्रोटॉन है। तो 7 × 1 AMU बराबर 7 AMU हो जाएगा। 7 प्रोटॉन है ना, तो 7 AMU हो जाएगा, 7 AMU। अब 7 AMU हो जाएगा तो अब क्या करें, अब क्या कह रहा है कि भाई प्रोटॉन के मास को क्या कह रहा है, प्रोटॉन के मास को आधा करने के लिए कह रहा है। तो भाई हम कर देते हैं प्रोटॉन के मास को आधा, तो 7 × 1/2 AMU इतना ही तो होगा। इसको कट करेंगे तो 7 से कटेगा 3.5 में, 3.5 में कट सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.5 AMU। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये आ गया। ये बात को इधर से मैं घेरा बना देता हूँ ताकि मैं सही से पूरा कर पाऊँ। ठीक है, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इफ वी विल टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो 7 है और न्यूट्रॉन के मास को वो बिल्कुल कुछ नहीं, छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट रख रहा है। तो 7, एक न्यूट्रॉन का जो वजन होता है AMU में वो 1 AMU होता है। तो 7 न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, 1 × 7, 7 न्यूट्रॉन ही है ना, हाँ 7 है तो 7 AMU। ठीक है, तो ये 7 AMU। और आपको पता है ना कि एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, या डायरेक्ट आप लिख दो A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन है वो प्रोटॉन का मास, और जितना न्यूट्रॉन है उसका मास पर डिपेंड करता है किसी एटम का मास, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि नेगलेक्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे मैंने नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, A बराबर प्रोटॉन का मास कितना निकालें अभी, 3.5 AMU, और प्लस में न्यूट्रॉन का मास अभी 7 निकला है, 7 AMU। तो इसका मास निकल के कितना आ जाएगा, 7 3 10, यानी 10.5 AMU आ गया। इतना आ गया 10.5 AMU। तो आप देख रहे हैं पहले जो हमारा आइडियल केस में मास था वो कितना आ रहा, 14 AMU आ रहा। अब ये मास कहाँ जा रहा, 10.5 AMU के पास जा रहा। तो मास में क्या देख रहे हैं अभी, डिक्रीजमेंट देख रहे हैं। वैसे होगा नहीं, हाइपोथेटिकल केस है कि ऐसा हम माने हैं। हाइपोथेटिकल केस में देखिए पहले हमारा आइडियल केस में मास 14 AMU था। अब जो हम हाइपोथेटिकल केस माने, क्या किए थे, हाइपोथेटिकल केस में हमने इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिए और प्रोटॉन के मास को आधा कर दिए और कांस्टेंट रखे। क्या कांस्टेंट रखे, न्यूट्रॉन के मास को कांस्टेंट रख दिए। इस हाइपोथेटिकल केस में हमको मास जो है, एटॉमिक मास आ गया है वो 10.5 आया है AMU, और पहले आइडियल केस में 14 AMU था। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि मास का डिक्रीजमेंट हुआ है। तो चलिए अब वही बात है, इतना पहले लिख लिया है तो इसको अभी मिटाते हैं। अब हम यही देखेंगे कि भाई परसेंटेज हमको कह रहा है, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एटॉमिक मास का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो भाई डिक्रीज हुआ है, साफ साफ देख रही है, 14 या 10.5 AMU हो गया, 14 से 10.5 AMU। तो जाहिर सी बात है मास का डिक्रीजमेंट हुआ है। तो अब अभी करते हैं, अभी मास का डिक्रीजमेंट कितना परसेंट हुआ है वो सारा देख रहे हैं। पहले इसको मिटा दें बाबू, चलिए मिटाते हैं। आई थिंक यहाँ तक, यहाँ पे हम मिटा दें, चलो इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाला पूरा केस को क्लियर ही कर देते हैं। चलिए, पढ़ाई में मन लग रहा होगा आपको, पढ़िए तभी कुछ हो सकता है। चलिए आगे करता हूँ। हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है बाबू,
परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस, कि हाइपोथेटिकल केस में कितना है और आइडियल केस में कितना था, उन दोनों मास का डिफरेंस, एटॉमिक मास का। तो हाइपोथेटिकल केस में एक मास था, मास कितना है 10.5, यानी फार्मूला क्या है, ये डेल्टा m बाय मास आइडियल का जो मास था आइडियल केस का, ठीक है, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाले तो 100 लगना पड़ेगा, इक्वल टू डेल्टा एम यानी डिफरेंस क्या था, यानी 10.5 लिख लो, 10.5 AMU, और माइनस में डिफरेंस यानी 14 AMU का। क्योंकि यहाँ पर मॉड लगेगा, यहाँ पर मॉड इसीलिए लगेगा क्योंकि ये जो है ना वैल्यू को माइनस से प्लस में कर देता है, तो मॉड लगाने से वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसी के लिए मॉड हमने लगा लिया है। और बट्टे में जो है हमारा एम आई यानी इनिशियल बोल रहा हूँ मैं, ये आइडियल केस में कितना था 14 AMU था, और इनटू में 100, और यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो हमारी आ गई 3.5 आई थिंक ना, अब बाय 14 AMU, और इधर भी AMU ऊपर में भी था, इनटू में 100, AMU से AMU गया कट, और इधर हम करो तो यहाँ पे पॉइंट अगर इधर एक खिसकेगा तो 35, और यहाँ पे एक 0, अब बट्टे में 14, इसको आप कट करोगे तो लगभग में 25 आ रहा है, 25%। तो यहाँ पर 25% क्या हुआ है, एटॉमिक मास का डिक्रीजमेंट हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, एटॉमिक मास का डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। यानी हमारा आप साफ देख रहे हो, एटॉमिक मास आइडियल केस में 14 था, और यहाँ पर एटॉमिक मास जो हाइपोथेटिकल केस में आया वो 10.5 AMU आया है। इसका मतलब जाहिर से 14 से 10.5 तक चला गया, यानी 25% क्या हुआ, घटा है मास। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से छाप लो इस बातों को। एक और क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं, पहले इतना लिख लो, ठीक है। चलो बाबू लिख लो। तो देखिए बच्चों, हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं, वही हाइपोथेटिकल केस वाला है। क्या कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज 150 यूनिट, यानी मास जो है ना कार्बन 12 एटम का जो मास है वो 150 यूनिट दे रखा है। ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल केस में ही हो सकता है। तो मान लिया है कि कार्बन 12 एटम का जो मास है वो 150 यूनिट दे रखा। तो पूछ रहा है अंडर दिस एजम्पशन व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 एटम का मास क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एटॉमिक मास को, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास को किस चीज़ में दे रखा है, यूनिट में दे रखा ना। एटॉमिक मास को देखिए, ये एटॉमिक मास है, इसको यूनिट में दे रखा, तो उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का जो मास है, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन एटम का वो तो 12 है, यानी मास तो ऊपर में मास ही होता है ना, एटॉमिक मास, और नीचे में जेड होता है यानी एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के 12 यानी 12 AMU में कितना दे रखा, 150 यूनिट दे रखा हमको। तो 12 AMU में 150 यूनिट दे रखा, तो एक AMU में कितना देगा, 150 बट्टे 12 यूनिट एक AMU में देगा। तो एक ये AMU में इतना देगा, तो हमको कह रहा है कि निकालने के लिए ऑक्सीजन 16 एटम का। तो ऑक्सीजन 16 एटम का बोले तो यहाँ पर ये 16 क्या है, एटॉमिक मास हो जाएगा, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। तो यानी एटॉमिक मास अगर 16 है तो 16 AMU हो जाएगा। तो 16 AMU बराबर क्या हो जाएगा, 150/12। ये एक AMU का है, अब हमको 16 AMU का निकालना है, तो 16 AMU से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना सारा यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें आप, ठीक है, करते हैं हम कैलकुलेट। तो इसको कट करेंगे तो 8, इसको कट करेंगे तो 6, 4, 3, और 3 को 150 से करेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट, वैसे हम 12 से ही कर सकते थे, लेकिन क्या करें, हर समय में एक जैसा माइंड रहता नहीं है ना। इसको करेंगे तो 3 × 5 50 बार में कटेगा। तो हमारा 16 AMU में कितना यूनिट हो जाएगा, 50 × 4 = कितना आ जाएगा, 200 यूनिट। यानी 16 AMU में कितना आ जाएगा, 200 यूनिट।
200 यूनिट आ जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने सोचा अच्छा क्वेश्चन होगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसको देख ले, समझ ले, परख ले। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक हाइपोथेटिकल केस वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे उसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, वहाँ पे जाके कमेंट करें, ठीक है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको जो है और सारा वीडियो चाहिए, इससे पिछला वीडियो चाहिए, तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ सारा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, वहाँ सारा वीडियो का पार्ट बाय पार्ट लिंक डाला गया है। और नहीं तो ये भी नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th बाय विजेता सर, वहाँ सेपरेट वीडियो आ जाएगा, वहाँ पर जाके आप सारा वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।